बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के बरकत नाम से शुरू करते हैं आप का व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुर्तगाल में और आज है जी मेरा पुर्तगाल में लास्ट दिन। तो मैंने सोचा कि पुर्तगाल में होने का एक फ़ायदा उठाऊँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो माल्टा में लोग रहते हैं, तो उनका कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए कि यहाँ पे जो 5 लाख सिस्टम है वो क्या है और किस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये वर्क करती हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी पुर्तगाल की जानी मानी हस्ती शहबाज भाई। जी उमर भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज भाई आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा शहबाज भाई, अभी जो सीन चल रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कभी सेफ जो है वो बहुत तेज़ होती है, कभी सेफ जो है स्लो हो जाती है। जो लोग बेचारे वहाँ पे माल्टा में वो अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि यार हमारी बारी 6 मंथ बाद आनी है, अभी हमारे टैक्स नहीं पे हुए, हमारी बारी 2 मंथ बाद आनी है, अभी हमारे इतने टैक्स हैं। तो ये पहले टैक्स कैसे क्लियर करने हैं? देखें, पहली बात है कि लीगली प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे मोस्टली क्या, यहाँ की मैं थोड़ी स्टोरी बता दूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा कि यहाँ पे हर एक दूसरा बंदा एजेंट है। मोस्टली जो इलीगल वे में लोग आए हुए हैं वही पहले डिस्कवर उन्होंने पुर्तगाल को किया था। ऐसा ऐसा एजुकेटेड लोगों का रुझान भी हो गया पुर्तगाल की तरफ, तो उन लोगों ने ना, उनको कुछ पता नहीं है यहाँ पे लॉज क्या कहते हैं। जितने भी आपने स्कैम सुने होंगे मार्केट के अंदर, सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है। सही। आप मार कैसे खाते हैं जब आप अपना टैक्स, जो मेन चीज़ है, रिक्वायरमेंट है कंट्री का, जो लॉ है कि आपने को टैक्स कंट्रीब्यूशन करना है अपने गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, वो ब्लैक लिस्ट कंपनियों के थ्रू पे करते हैं। जिसकी वजह से अभी मैं जब लास्ट टाइम मैं माल्टा गया था, आपको पता ही है कि काफ़ी लोग मुझे वहाँ मिले भी थे। ऐसा ही है। और उन्होंने जो फाइल्स दिखाई थी उसमें मोस्टली 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगे होते, जिसमें जुनता, जो अभी एक बंगाली पकड़ा गया 3000 जुनता बनाया हुआ था जो फेक था। अब वो मुझे बताएं, वो जो 3000 बंदा जिसकी फाइल में वो जुनता लगा होगा, क्या इमिग्रेशन उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। बंदे को कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसको डिले करेंगे इन्वेस्टिगेशन का। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी वो बंदा वहीं पे लटका रहेगा। टैक्स का जी सीन ये आता है कि अगर तो आप यहाँ पे अपना प्रोसेस चलाया हुआ है, पहली बात है चलाना नहीं चाहिए, यहाँ पे इस तरह इलीगल चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। अपना टैक्स जो होता है ना, ये जैसे सोशल सिक्योरिटी, इसका पासवर्ड और फिनांस का पासवर्ड, ये आपका हक है, आपके पास होना चाहिए ये पासवर्ड, ताकि अगर आप किसी बंदे से कुछ काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो आप उसके सर पे खड़े रहें। भाई वो ऑनलाइन चेक करें हर महीने कि मेरा टैक्स पे हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी मार्केट के अंदर जो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, बेचारे दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं, फिंगर का टाइम आता है, तो एक टैक्स भी पे नहीं होता, और अगर टैक्स पे होता है तो वो ब्लैक लिस्ट कंपनियों के थ्रू पे होता है। सही हो गया। फ्रांस से एक लड़का आता है मेरे पास लास्ट वीक, वो कहता जी भाई मेरा 2 साल से मैं टैक्स भेज रहा हूँ, और अपना कज़न है उसका, और कज़न को टैक्स भेज रहा है हर महीने, और वो 250 यूरो खाता गया। उसने एक टैक्स भी पे नहीं किया। फिर उसको कहता जी मैं तुम्हारे बैकडेट टैक्स डलवा देता हूँ। ठीक है, बैकडेट टैक्स मतलब लाइक जो ब्लैकलिस्ट कंपनी है उसमें कैसे आप अपना काम शो कर सकते हैं? उसने उसके सारे टैक्सेस ब्लैकलिस्ट कंपनी के थ्रू पे कर दिए। असल में काम क्या होता है, वो भी बेचारा अनपढ़ था, तो वो भी आगे थर्ड पार्टी के थ्रू काम करवा रहा था, उसको भी नहीं पता था कि मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है। तो वो दोनों गए, जब वो इमिग्रेशन में जब बायोमेट्रिक के लिए गया, उन्होंने कहा जी तुमने तो ये कंपनी 2 साल पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, अभी टैक्स कैसे पे हो गया इसका? तो वो इसका मतलब है कि उन्होंने उसको वेरिफिकेशन में डाल दिया कि भाई तू यहाँ पे था नहीं, ये तूने चीट करने की कोशिश की है। इस सिनेरियो में क्या होता है, इस सिनेरियो में यहाँ तो आपकी फाइल कैंसिल कर देते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। आपको लॉयर के थ्रू अपना डाटा वहाँ से ख़त्म करवा के सेफ से आपको फिर ज़ीरो से फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप बिगिनिंग में ही कोई प्रॉपर, पहली बात यहाँ पे आएँ, यहाँ रहें, यहाँ रह के काम करें। हाँ, यहाँ डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, जॉब्स नहीं हैं जैसे माल्टा में जॉब्स हैं, अर्निंग है, यहाँ पे ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ आके रह के करें ताकि आपको पता हो कि भाई आपको सेटिस्फेक्शन हो कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल जो घर की बुनियाद है हमारी स्ट्रॉन्ग है, हमने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपनी फाइल के अंदर लगाया हुआ है। अच्छा, मेरे दूसरे सवाल जो मैंने करना था उसका आपने आधा जवाब ऑलमोस्ट दे दिया। मैं यही पूछने लगा था कि बहुत सारे दोस्त भाई ऐसे मिलते हैं हमें जो कहते हैं कि यार मैंने टैक्स पे किए हैं, और वो इस बात से डरते हैं कि यार चलो फाइल भी मैं लॉक करवा लूँ, सब कुछ हो जाएगा, मैं पुर्तगाल में जाकर रह भी लूँगा। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जो खुद भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, किसी के ऊपर रिलाई करते हैं। तो वो लोग जो आपने बता दिया कि वो टैक्स ही नहीं पे करते, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि चलो उनके टैक्स पे नहीं है, फाइनल उनको पता लग जाता है कि यार मेरा कोई भी टैक्स ऐसा है जो पे नहीं है, तो उनके फिंगर हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद हैं। तो ये जो बैक डेट में हम टैक्स डलवाते हैं, क्या इसके ऊपर कोई मतलब जुर्माना भी है, या अगर ये हम डलवाते हैं तो मतलब कोई वो आर्गू नहीं करते सेफ वाले कि यार आपके ये टैक्स अभी क्यों गए हैं, आपने पहले क्यों नहीं जमा करवाए?
इसका भी थोड़ा सा। अच्छा, इसमें जो इमिग्रेशन है उसको पता है कि मोस्टली हमारे जो एशियन कंपनीज है ना वो सैलरीड लोगों को देते हैं टाइम से, और ना ही वो टैक्सेस पे करते हैं लोगों के प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें जो लीगली लॉ के अंदर है कि आप बैकडेट टैक्स डाल सकते हैं, अकाउंटेंट डालता है, अकाउंटेंट जो ऑफिशियली का होता है सर्टिफाइड अकाउंटेंट होता है, वो भी सोशल सिक्योरिटी उसको फाइन करती है कंपनी को अच्छा खासा, ठीक है। जो जेन्युइन कंपनियां होती हैं वो फिर फाइन के साथ पे होता है कि कंपनी ने ले, जैसे आप मेरी कंपनी थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आपको पता है मैं लास्ट टाइम जब ईद पे मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो मुझे मेरे अकाउंटेंट ने मुझे मेल की कि ये टैक्स पे कर दें, लेकिन मेरा जो एप्लीकेशन थी बैंक की वो मल्टी चैनल एक्सेस कोड होता है वो मेरे पास नहीं आ रहा था, तो मैं टाइम पे नहीं पे कर पाया, तो मुझे 400 यूरो फाइन हुआ, ठीक है। मुझे कि मैंने एक महीना, मैंने जितने मेरे एम्प्लॉइज़ मेरे साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने उनका टैक्स नहीं पे किया, तो मुझे 400 यूरो फाइन हुआ उसका, जो ठीक है। तो इसी तरह जब आप प्रॉपर जो कंपनीज होती हैं वो फाइन के साथ अपना टैक्स पे कर सकती हैं, लेकिन वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब आप ब्लैक लिस्ट कंपनी के थ्रू काम करते हैं ना, तो फिर वो बेड़ा गर्क हो जाता है। वो समझे कि आप फंस गए हैं और आपको कार्ड नहीं मिलेगा, फिर आपको कार्ड देंगे तो बड़े वो कच्चे चने चबवा के आपको देंगे। तो बैकडेट और टैक्स है ये अकाउंटेंट पे करवा देते हैं आपका, लेकिन आपकी जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ जो होता है, सोशल सिक्योरिटी आपको फाइन करती है, आपको फिर वो फाइन के साथ वो टैक्स पे करना होता है आपने। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और बताएं, मुझे एक दोस्त ने सवाल किया था कि यार मेरे फिंगरप्रिंट आने वाले हैं, ठीक है, मुझे पुर्तगीज़ लैंग्वेज नहीं आती, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, तो अब मैं क्या करूं? मुझे मतलब खुद जाना चाहिए या मुझे साथ लॉयर लेके जाना चाहिए ताकि वो मुझे कुछ वहाँ पे असिस्ट कर सके, मुझे मतलब जो बात मैं करना चाहता हूँ वो आगे जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा उसको कन्वे कर सके? क्या कहते हैं आप? देखें, अगर तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती ना, आप कहते हैं मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, तो मेरा अपना ख्याल है लॉयर को साथ लेके जाना चाहिए, ठीक है। लॉयर से ये हो जाता है कि आप बेसिकली ट्रांसलेटर हो जाते हैं। अब रिसेंटली मेरे एक जानने वाले हैं कि यहाँ पे हुए हैं, बायोमेट्रिक हुए हैं, तो मेरा एक पुर्तगीज़ दोस्त साथ गया था, तो उसकी हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं अंदर जाने की, सही है, ऑफिस के अंदर जाने की अथॉरिटी नहीं है, बट लॉयर के पास अथॉरिटी है। लॉयर जाके इंस्पेक्टर से आर्गूमेंट भी कर सकता है क्योंकि वो लॉयर है। तो इसलिए अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, पहली बात है आपको यहाँ पे जिस कंट्री में आपने रहना है, नेशनलिटी लेनी, लैंग्वेज सीखनी चाहिए आपको। अगर नहीं आती तो आपको लॉयर साथ लेके जाना चाहिए, ताकि अगर वो आपसे कुछ पूछे तो सम टाइम क्या होता है कि आपका केस बिल्कुल क्लीन होता है। जो इमिग्रेशन जो लेडी बैठी हुई है, आदमी बैठा हुआ है, इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने प्रोसेस करना है, उसको वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा होता, तो उस वजह से अब आपका प्रोसेस साइड पे कर देते हैं और आपको लेटर भेजते हैं जी आप ये दें वो दें, बाय पोस्ट करते हैं सारा कुछ, जिस पर टाइम लगता है। तो वही पॉइंट अगर वकील आपके साथ हो तो वकील अकॉर्डिंग टू लॉ उसको जस्टिफाई कर दे, ये ऐसे नहीं ऐसे ऐसे है, तो वो तो उसको समझ में आ जाएगी चीज़ें। यही मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मेरे एक जानने वाले थे, वो स्वीडन से आए थे स्टडी वीज़ा पे, लेकिन वहाँ पे रहे नहीं, वो इधर आ गए, रहे इधर ही हैं। अब उनके बायोमेट्रिक हो गए हैं, अब वो 3 महीने रहे हैं। इनका लॉ है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 1 साल रहे कंट्री के फिर चाहिए आपको, ठीक है। अब वो इंस्पेक्टर उसको कहती है कि तुम 3 महीने रहे, मुझे ये लेके दो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वहां से लेके दो, स्वीडन से, ठीक है। उन्होंने बोला यार कि मैं तो 3 महीने रहा हूँ, लॉ ये बोलता है कि कहती नहीं मुझे नहीं पता, उसके यानी कि रेसिस्ट टाइप थी, मुझे नहीं पता, तुम लेके आओ। वो बेचारा परेशान बाहर आया तो किसी के साथ वकील आए हुए थे, वो वकील भी पैसे कमाने के चक्कर में, उसने बोला कोई परेशान क्यों हो गया, उसने कहा जी मुझे ये कहा, उसका लॉ बोलता है कि 1 साल स्टे किया तो फिर चाहिए। वकील ने कहा जी मैं तुमसे 150 यूरो लूँगा, उसने तो पैसे कमाऊंगा, मैं अंदर जाकर बात करता हूँ। उसने कहा ठीक है मैं 150 यूरो दे दूँगा। वो अंदर गया, वकील गया, बंदे बताया, वकील ने जाके उस बंदे की इतनी इंसल्ट की कि ये लॉ है, तुम कैसे इससे पीसीसी मांग सकती हो, डिमांड नहीं कर सकती, तुम्हारे राइट ही नहीं है, हम तुम पे केस कर सकते हैं, तुम रेसिस्ट हो। तो कहता उसने मेरा केस एक्सेप्ट कर लिया, मेरा सब कुछ क्लियर करके मुझे क्लियरेंस लेटर दे दिया, फोटो शोटो करके हर चीज़। अच्छा, अभी पीसी से याद आ गया, बहुत ज़्यादा कमेंट मतलब यूट्यूब पे भी आते हैं और फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा ये पोस्ट लगी होती है कि जब हम फाइल सबमिट करते हैं उसमें सबसे जो क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है वो तकरीबन पीसीसी है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ अभी पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, पुर्तगीज़ एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। इसका क्या हाल है? अब क्या करें जो पाकिस्तानी बेचारे इधर बैठे हुए हैं, वो परेशान है। देखिए तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपके बायोमेट्रिक आ जाए और आपकी पीसीसी नहीं है, ठीक है, उसका एक हल ये है कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वहाँ से आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को टेस्ट करवाएं, पाकिस्तान से, ठीक है, उसको मंगवा लें यहाँ पे। फिर यहाँ पे उसको पुर्तगीज़
लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवाएं, ठीक है, ट्रांसलेट करा के उसको किसी लॉयर एडवोकेट से नोटरी अटेस्टेड करवाएं, ठीक हो गया, सब पेजेस को। ओके। उसके बाद आप पाकिस्तान एम्बेसी से जाके उसको भी स्टेप लगवा लें, बेसिकली अटेस्टेड करवा लें पाकिस्तान एम्बेसी लिस्बन से, ठीक है, करवा लें। ठीक है, होपफुली बड़ी उम्मीद है वो जो इंस्पेक्टर बैठा है उसके मूड पर डिपेंड करता है, कई इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो होता है वो स्टिकर लगा होता है, टैग लगा होता है, बारकोड होता है, वो स्कैन कर लेते हैं। लेकिन आपका वकील हो तो वकील जस्टिफाई कर सकता है कि भाई अपॉइंटमेंट ही नहीं, कंट्री के अंदर क्या करें, इनका तो कसूर नहीं है कोई भी। तो अगर आपका वकील नहीं है तो आपने चुप करके बैठे रहना वहाँ पे, ना तो आपने बात करनी है। तो उन्होंने आपको 10 दिन बाद लेटर भेज देना कि भाई तुम्हारा ये फॉल्ट है, तुम्हारी पीसीसी ट्रांसलेट अटेस्टेड नहीं है, ये दोबारा करवा के हमें सबमिट करवाओ। अगर वकील वहाँ पे बहस कर लेगा तो वो चल सकती। तो ये 50-50 होता है, कुछ ऑफिस में चल जाता है, कुछ ऑफिस में नहीं चलता। ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ है उसके मूड पे है सारा। अच्छा, एक बात और बता दें, सेफ से रिलेटेड ये भी कमेंट सुनने में आते हैं, या वो सेफ अच्छी है, वो सेफ बुरी है, या वो सेफ में नहीं जाना, वहाँ पे तो कार्ड नहीं आता। ये क्या चक्कर है यार, वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है कि जब 2 नंबरी पीक पे हो जाती है ना तो वहाँ पे सख्तियाँ होती हैं, ठीक है। मोस्टली उस सेफ के अंदर सारे सरकारी ऑफिसेज हैं, लॉ तो सेम ही है, ठीक है। सिर्फ कुछ ऑफिसेज के अंदर रश ज़्यादा होता है और कुछ ऑफिसेज के अंदर जो है ना वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा टाइट होती है, क्योंकि उन ऑफिसेज के अंदर जो केस जा रहे होते हैं नॉर्मली उनमें कोई ना कोई, जैसे बंदे दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, ब्लैक लिस्ट है, ये चल रहा होता है। तो वेरिफिकेशन के अंदर जब एक लेट्स सपोज एक ऑफिस है तो वहाँ पे 100 केस ऐसा चला गया है जिसके अंदर ये मामला चल रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ है केसों के अंदर, तो उनकी वेरिफिकेशन होगी। तो इसलिए फिर वो जो भी वहाँ पे केसेस जाते हैं तो वो सब भी उसी लाइन में लग जाते हैं, तो जिस वजह से कार्ड लेट हो जाता है। लेकिन शबाज भाई से आखिरी सवाल करते हैं, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है। शबाज भाई, एक बंदे ने जब अपनी फ़ाइल लेके जाना है सेफ में, फिंगर टिप के ऊपर डॉक्यूमेंट गिनवा दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए? सबसे पहले जी आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, सेकंड नंबर पे आपका फिनांस नंबर होना चाहिए, थर्ड नंबर पे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, फोर्थ नंबर पे आपके पास आपकी कंपनी की डिक्लेरेशन होनी चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस और सोशल की डिक्लेरेशन निकलवा के ले जाएं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं निकलवा सकते तो कोई इशू नहीं है। तो ये जी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। जी ऑडियंस, ये जो अभी आज हमने टॉपिक कवर किया, ये मतलब समझ लें कि इस वक्त चूँकि सब दोस्तों के फिंगर्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट में कन्फ्यूजन चल रही है, तो ये उस रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाई है। और शबाज भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने बहुत सारे कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। शबाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं जी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में हमें याद रखना है और कमेंट करके हमें लाजमी बताना है अगर आपको ये जो हमारी वीडियो है इससे आप समझते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, आपको नॉलेज गेन हुआ है, आपको ये सब कुछ पता लगा कि आपने कैसे सेफ में जाना है, क्या क्राइटेरिया है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके साथ साथ शबाज भाई का अपना चैनल है शबाज व्लॉग्स और लाइफ शिबा व्लॉग्स या शिबा व्लॉग्स और लाइफ विद शहबाज। तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के लिए हम इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।